नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और इस महामारी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर जारी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की कमी की दलील दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने और टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। केंद्र ने भरोसा दिलाया कि राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में हो रही है, जहां औसतन 37% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15%, जम्मू और कश्मीर में करीब 11%, मध्य प्रदेश में भी करीब 11% वैक्सीन बर्बाद होने का दावा है। बताया गया कि पूरे देश में वैक्सीन की बर्बादी का औसत 6% से ज्यादा है। वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर झारखंड सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। झारखंड ने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए साफ किया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आज तक जितनी भी वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, उसकी तुलना में झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी की दर सिर्फ 4.5% ही है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक ये 37% से ज्यादा है। तो अब वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य आमने सामने हो गए हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने दावा किया है कि वैक्सीन की बर्बादी जितनी केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी, जो कि 37% कही गई थी, वो इतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि 5% से कम है। तो ये झारखंड सरकार ने दावा किया है। और जो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो पूरे देश में चल रहा है और ऐसे में वैक्सीन इस वक्त सुरक्षा कवच है इस महामारी से बचने के लिए। लेकिन जो बर्बादी की बात सामने आई है, उस पर अब टकराव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन पर वार पलटवार तेज हो गया है। झारखंड सरकार ने दावा किया है कि जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा हैं। राज्यों में वैक्सीन बर्बादी पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य को बदनाम करने के लिए वैक्सीन बर्बादी का भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ रवि है दिल्ली से, प्रियंका है दिल्ली से और संजय सिन्हा है रांची से। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आती हूं। जो अब राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि वैक्सीन की बर्बादी 5% से कम है, तो टकराव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सच्चाई क्या है? बिल्कुल फर्क, वैक्सीनेशन की जो बर्बादी है वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन केंद्र की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं, उस रिपोर्ट पर कह सकते हैं कि एक तरीके से रिपोर्ट तो झारखंड में जो सरकार की तरफ से दावा है, देखिए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी झारखंड से ही सामने आई थी, जिसमें 37% जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े मिले थे। संजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जसप्रीत, मैं बता दूंगा आपको कि केंद्र सरकार की ओर से जो कहा गया है कि 37.3% जो वैक्सीनेशन की बर्बादी झारखंड में हुई है, राज्य सरकार ने उसके बदले में अपना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट भ्रामक है और भ्रम फैलाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले इसका सबसे पहले खंडन न्यूज 18 पर ही किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन की बर्बादी महज 4.6% है। और बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया और केंद्र की रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र से 48 लाख और कह सकते हैं कि 62,660 जो टीका जो मिला है और राज्य में करीब 40,12,000 से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये महज जो आप कर सकते हैं कि 4.6% ही यहाँ पर वैक्सीनेशन बर्बाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा गया है कि केंद्र सरकार का जो कोविन ऐप है उसमें एक खराबी आ रही है कि उसके अपडेट नहीं किया गया, डाटा अपडेट नहीं हुआ है और केंद्र सरकार ही डाटा को अपडेट कर सकती है। तो कहा गया कि डाटा में एक तरीके से अपडेट नहीं होने से भी एक गलत संदेश जा रहा है और झारखंड को बेवजह इस वैक्सीनेशन की बर्बादी में घसीटा जा रहा है। फरा, चलिए तो संजय लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच जो झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, इस पर जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर सियासत हो रही है और गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। आज जो आंकड़ा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का और उसमें कहा है कि सबसे ज्यादा यदि वैक्सीन की कहीं बर्बादी हुई है तो वो झारखंड में हुई है 37.3%। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए एक डूब मरने वाली बात है। ये वैक्सीन की जो चोरी है और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो बयान आया है कि ये 4.65 है और हम आंकड़ा दे रहे हैं, हम आंकड़ा के खेल में नहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जो बीजेपी सांसद आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, ऐसे में किसके आंकड़ों पर यकीन किया जाए? बिल्कुल जसप्रीत, एक बात मानना होगा कि केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है वैक्सीनेशन की बर्बादी पर, उसके आने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट वॉर शुरू हुआ और अपने अपने जो आंकड़े हैं उनको में सच्चाई बताई जा रही है। यहाँ से साफ कहा जा रहा है कि यहाँ से बाकायदा जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, उन्होंने बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि कोरोना से संबंधित जो कोविन ऐप है आप उसमें सुधार करें, क्योंकि जो झारखंड सरकार का जो आंकड़ा है वो सही है। जितने भी वैक्सीन झारखंड को मिले हैं ज्यादातर वैक्सीनों का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले जसप्रीत मैं बता दूं कि जब वैक्सीन वहां से चलती है, एक आम आदमी को जो वैक्सीन पड़ता है तो समझ सकते पूरा एक कोल्ड चेन को कवर करना पड़ता है कि जरा सा टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच इस वैक्सीन को रखना होता है। अगर टेम्परेचर जरा सा भी इधर उधर ऊपर नीचे हुआ तो वैक्सीन के खराब होने का खतरा होता है। और आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा जो एक बार वैक्सीन का डोज खुलता है 10 लोगों को वैक्सीन पड़ती है और अगर किसी 10 लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया, 5 लोग अगर पहुंचे हैं सेंटर पर, 5 लोग को वैक्सीन दी गई है, 5 लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और 4 घंटे से ज्यादा अगर वैक्सीन ओपन रह जाता है तो वैक्सीन खराब हो जाता है। तो इस संबंध में झारखंड में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रांची जिले में अगर राजधानी की बात करें तो 10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और एक दिन में 1000 लोगों का ही टीकाकरण हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जब पूरे राजधानी में जनसंख्या इतनी ज्यादा है और एक दिन में 1000 लोगों का टीकाकरण हो, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें केंद्र से कम टीका मिल रहा है, जितना वैक्सीनेशन मिल रहा है, जितनी वैक्सीन मिल रही है हम उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर है, समन्वय में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह का डाटा जो है हताश करने वाला है। अब वास्तव में डाटा में सच्चाई क्या वास्तव में कोविन ऐप को अपडेट नहीं किया गया है या राज्य सरकार बचाव की मुद्रा में है या केंद्र सरकार में कहीं रिपोर्ट में कुछ कमी है? ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। तो जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसी तरह वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन की पूरी जानकारी साझा करते हुए टीके खराब होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैक्सीनेशन को धीमा किया और यहाँ के बहुत से वैक्सीन को उन्होंने बर्बाद किया। आज हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो समीक्षा की, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वैक्सीन को बर्बाद करने की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना की महामारी में किस प्रकार का व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर हालात को बिगाड़ा है, ये बात के लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर दोषी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है, आपके यहाँ जो जानकारी है लगता है कि आधी अधूरी है, तो राज्य सरकार से आपके अधिकारियों से चर्चा करके इसको अपडेट कर लीजिए। लेकिन अपडेट करने के बजाय आज, और ये भी उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सर ये मीडिया में आने से सवाल जवाब की स्थिति हो जाती है, उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि नहीं हम मीडिया में इसको जारी नहीं करते। बावजूद इसके एक केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के ऐसा कहने के बावजूद आज सुनने में आ रहा है कि मीडिया में आधे अधूरे आंकड़ों को प्रेषित कर दिया गया।
मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंकड़े नकार दिए हैं और मध्य प्रदेश का नाम भी सामने आया है वैक्सीन की बर्बादी पर, ऐसे में राज्य सरकार का क्या रुख है? जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ तो सीधे तौर पर कह रहा है कि उनका जो आंकड़े हैं वो गलत जारी किए गए हैं। बाकायदा टी.एस. सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये तक बोला कि हमने पहले एक पत्र लिखा था जब ये आंकड़े सामने आए केंद्र सरकार से जो उनकी बातचीत हो रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.95 यानी 1% से कम वेस्टेज है। तो ये छत्तीसगढ़ का दावा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, क्योंकि जो टॉप 3 स्टेट हैं, जो पहले 3 राज्य हैं जहाँ वेस्टेज की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी ये बात सामने, जो वेस्टेज वाली बात है उसको लेकर सरकार की तरफ से एक सीधा आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन हमने सरकार से ये पूछा है कि आखिर आपका आंकड़ा क्या है और केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़ा आया है इसमें कहीं किसी तरह का फ़र्क है क्या। तो मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी इस बारे में जो भी सरकार सोचती है वो भी सामने आना बाकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सीधे तौर पर मना कर चुका है फरहा कि किसी तरह की जो वेस्टेज की बात जो बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है, जो 1% से छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम। ठीक है मनोज, तो जानकारी दे रहे थे अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आंकड़े नहीं दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है वैक्सीन के मुद्दे पर। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन की कमी होने का दावा किया। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन संकट की वजह से शहर में मौजूद कई वैक्सीन सेंटर बंद पड़ गए हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की वैक्सीन की कमी के दावे पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने उन पर पलटवार किया। 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से ये विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान का वीडियो जारी किया, जिसके साथ ही दावा किया गया कि पहले तो वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को राज्यों के हाथ में देने की मांग कर रहे थे और आज पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। केजरीवाल जी, 2 दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो भारत की सरकार है वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। वैक्सीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं करने की सलाह दी।
हर चीज़ पे राजनीति करने की ज़रूरत है। पहले शुरुआत करी आपने कोविड बेड से, फिर आप ऑक्सीजन पे आ गए, आप वैक्सीनेशन पे आ गए। 51 लाख वैक्सीनेशन लग चुके हैं दिल्ली में, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगे, जब तक कि 32 लाख लगने चाहिए थे। आप भी तो कुछ परचेज़ करेंगे, कब परचेज़ किया, कहाँ परचेज़ किया, वो कम से कम दिल्ली की जनता को कॉपी दिखाइए, हमारे को मत दिखाइए। हम तो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ठीक है, आपको तो लगेगा कि हम आरोप लगाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को तो सच्चाई पता होनी ज़रूरी है ना। उन्होंने तो आपको चुना है, आपकी उनकी तरफ तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर आपकी दिल्ली की जनता की तरफ जिम्मेदारी है तो साफ सामने आइए, सच्चाई बताइए और दिल्ली की सेवा करिए, दिल्ली को बचाइए। रवि हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद है। रवि, जो वैक्सीन के मुद्दे पर टकराव है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी और आम आदमी की सिर्फ टकरार नहीं है और ना ही सिर्फ लड़ाई है। ये देखिए, ये अलग अलग पार्टियों की केंद्र सरकार के ऊपर हमला है और केंद्र सरकार अपनी सफाई भी कह रही है और आंकड़े भी पेश कर रही है। अगर मैं इन आंकड़ों से अलग एक आंकड़ा पेश करूं कि 1,77,00,000 डोज केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, कि ये जो केंद्र सरकार की तरफ से डोजेज उपलब्ध कराए गए हैं राज्य सरकारों के पास में अभी भी उपलब्ध है ये डोजेज, लेकिन उसके बावजूद तमाम राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है। और जो वैक्सीन की बर्बादी का जो सवाल है, वो वैक्सीन की बर्बादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही सवाल खड़ा किया था। ये काफी शुरुआती दौर में ही खड़ा किया था। उस समय भी राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी उस समय आंकड़े जारी हुए थे और ये कहा गया था। ठीक है रवि, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर देश में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक दिन में कोरोना के 2,11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 3,847 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर घटकर 10% से नीचे पहुंच गई है। तो जो आंकड़े सामने आए हैं इस बार फिर से 2 लाख को पार कर गए हैं, क्योंकि कल भी यही आंकड़ा था। रवि, जरा ये बताइए कि आज भी आंकड़े 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, तो क्या टेस्टिंग ज्यादा हुई है? टेस्टिंग ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन एक चीज इसमें देखने को मिल रहा है कि 10% से कम ही है अभी पॉजिटिविटी रेट है। कल भी पॉजिटिविटी रेट 10% से कम थी, आज भी है। थोड़ा सा आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि पूरे देश का ये मामला है। जब अभी रोजाना लगभग 20 से 21 लाख के टेस्टिंग हो रही है, थोड़ा सा कभी कम होती है। और केंद्र सरकार ने बार बार ये भी कहा है कि ये जो टेस्टिंग की संख्या है वो लगातार बढ़ाई जाएगी और भविष्य में इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन कभी आंकड़े जो रोजाना के आंकड़े आते हैं वो कभी थोड़ा सा कम आते हैं और कभी ज्यादा आते हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा है कल के कंपैरिजन। अगर हम उसके एक दिन पहले की बात करें तो वो भी 2 दिन से कंपैरिजन में 2 दिन पहले वाले जो आंकड़े थे वो और भी ज्यादा कम थे। 40 दिन के बाद वो आंकड़े ऐसे आए थे जो काफी कम थे। तो एक राहत की बात जरूर देखने को मिली थी 2 दिन के पहले, लेकिन आज जो आंकड़े बढ़े हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाले नहीं हैं, बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये आंकड़ों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तो अगर 10-20 हजार के जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते या घटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा न राहत की बात कह सकते हैं। हम आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। दरअसल वैक्सीन बर्बादी के मुद्दे पर बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने राज्य सरकारों पर पलटवार किया और वैक्सीन खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। विषय नहीं है तो 10,000 करोड़ 9,959 करोड़ रुपए आपने किसके लिए रखा है स्वास्थ्य के नाम पर, वो जरा समझाइए। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई राज्यों से रिपोर्ट आई है सिलसिलेवार तरीके से मैडम की वैक्सीनेशन कैपेसिटी वो पूरी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक अलग षड्यंत्र है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग राजनीति केवल देश की सेवा के लिए नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी गतिविधियों के लिए करना चाहते हैं और देश की जनता के साथ सिवाय धोखा और अविश्वास के अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं है। इनका मकसद शक्ति प्राप्त करना, पावर में आना सिर्फ अपने मंसूबों को साधने के लिए है, ना कि जनता की सेवा के लिए है। जबकि हमारी पार्टी और संगठन लगातार जनता की सेवा में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। आज
अगर इतिहास की हम बात करें तो 1950, 1934 कई वैक्सीन्स अलग अलग समय पर दुनिया भर में आई और भारत में वैक्सीन्स यूनिवर्सल वैक्सीनेशन यहाँ तक कि पोलियो जैसी वैक्सीन को आते आते 1995 का समय लगा। 1995 जब भारत में पोलियो जैसी वैक्सीन आई तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम पहले से कहीं 20 साल पिछड़े हुए थे, कहीं 8 साल, कहीं 10 साल, कहीं 25 साल, कहीं 50 साल, इतने अधिक हम पिछड़े हुए थे वैक्सीनेशन के मामले में। पहली बार भारत का इतिहास है कि अगर दिसंबर में दुनिया भर में वैक्सीन लॉन्च हुई तो भारत के अंदर जनवरी के अंदर 1 महीने के भीतर ही वैक्सीन लॉन्च हुई। और जब जनवरी में वैक्सीन लॉन्च हुई, मैं अखबार बाय अखबार आपको गिनती बता सकती हूँ कि किस अखबार में वैक्सीन के खिलाफ कितनी बार लेख लिखा गया, किस नेता ने कितनी बार वैक्सीन के विरोध में बयान दिया, और आज वही लोग हाय तौबा वैक्सीन पे मचा कर बैठे हैं। देखिए, आपको समझना होगा, जब किसी चीज़ की बीमारी ही नहीं है, कोरोना की कोई दवा नहीं है क्योंकि बीमारी नहीं है, दवा बनते बनाते 1 साल लगा, और उसकी जब दवा बनेगी तो उसकी खपत और उसकी तैयारी उसी हिसाब से होगी, धीरे धीरे ही बढ़ेगी। एक साथ तो आप 130 करोड़ के देश में, जो कि अपने आप में महाद्वीप के बराबर है, आप नहीं पैदा कर सकते। तो जैसे जैसे बढ़ेगी आप वैसे वैसे उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से आप लगे हुए हैं कि देश के हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। ऐसे समय पर ये जितनी घटिया राजनीति करने वाले हैं, सुपर स्प्रेडर कोरोना इवेंट बनाने वाले लोग, जो कि एक तरफ वैक्सीन के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के नाम पर जो आंदोलनकारी जीव बैठे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपके माध्यम से पहले भी चैलेंज की थी, दोबारा ये चैलेंज कर रही हूँ कि अगर इनको। प्रियंका के पास चलते, हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, चाहे फिर वो वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा हो या फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा। प्रियंका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच जो सियासत हो रही है, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें यह दावा किया गया है कि झारखंड सबसे ऊपर है, जहां पर वैक्सीन की बर्बादी लगभग 37% है। और इसके बाद तमाम राज्य हैं, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई थी उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर टकरार बढ़ रही है। प्रियंका, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जो टकरार है वो बढ़ती जा रही है, चाहे फिर वैक्सीन की कमी हो या वैक्सीन की बर्बादी। दिल्ली में तो अगर बात करें जसप्रीत, तो वैक्सीन की कमी ही मुख्य मुद्दा बना हुआ है। ये देखिए आप, एक वैक्सीन सेंटर के बाहर हमें जहां पर पर्चे चिपका दिए गए हैं कि 24 तारीख से यहां पर वैक्सीन नहीं है। कल दिल्ली सरकार ने जो आधिकारिक घोषणा की है उसके अनुसार बताया गया है कि 18 से 44 साल के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, वो सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, 45 से ऊपर साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दिल्ली के पास केवल 12 दिन का कोविशील्ड का 45 से ऊपर के लोगों के लिए जो स्टॉक है वो है, यानी कि दिल्ली में 18 से 44 के लोगों के लिए पूरी तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में कल भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से ये अपील की थी कि जल्द से जल्द दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि इन प्रोग्राम्स को रिज्यूम किया जा सके। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच राजस्थान से खबर है कि वहां 18 से 44 साल तक लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 2.5 लाख ही टीके बचे हैं। राज्य सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि वैक्सीन खरीदने के 59 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ और भारत बायोटेक को 12 करोड़ दिए गए हैं। राजस्थान सरकार का आरोप है कि पैसे पहले देने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। भवानी, जो राज्य सरकार का आरोप है कि पैसे दे दिए गए हैं, करोड़ों की रकम चुकाने के बाद भी वैक्सीन की कमी है। देखिए, अब राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्हें वैक्सीन मिल नहीं रही है। उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया, ग्लोबल टेंडर के अंदर कंपनियां आई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आए और उन्होंने जो रेट्स दी वो भी ज़्यादा थी, इसलिए वैक्सीन मिली नहीं है। और अब दूसरा, इसी वजह से क्योंकि वैक्सीन राजस्थान के अंदर है नहीं, केवल 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हूँ, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद है और अंदर बता दिया गया है कि 18 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है, सेंटर के बाहर कोई नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं लग पा रही है। 45 प्लस के लिए भी वैक्सीन इतनी उपलब्ध नहीं है।
अब राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है केंद्र सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी कि वो केंद्र सरकार से कहे कि राजस्थान को वैक्सीन दिलाए और ये केंद्र की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि कंपनियां जो कोविशील्ड और जो ICMR और जो कोवैक्सीन है दोनों ने उनको कोवैक्सीन मिल पा रही है, ने कोविशील्ड मिल पा रही है और दोनों कंपनियों को उन्होंने पैसा दिया था, उसके बावजूद सप्लाई की अभी तक गारंटी नहीं, तो वैक्सीन कहाँ से मिलेगी? जो टेंडर किए गए, विदेशों से टेंडर की कोशिश की मंगाने की, वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और वैक्सीनेशन करें कैसे? इसलिए और जो एक आरोप राजस्थान सरकार पर भी है कि राजस्थान में भी वैक्सीन का वेस्टेज हुआ, उस पर राजस्थान सरकार ने सफाई दी है कि जो उनको वैक्सीन दी गई उसका कुछ हिस्सा पैरामिलिट्री फोर्स को दे दिया गया, वेस्टेज उतना नहीं है जितना आरोप लगाया जा रहा। जी ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास। तो राज्य सरकार की तरफ से भी ये बात नकारी गई है। दरअसल जो वैक्सीन की बर्बादी है उसके मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने भी बयान दिया और उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब कोई क्वांटिटी किसी राज्य में या कहीं दी जाती है तो एक सर्टेन नंबर उसमें वेस्टेज पकड़ा जाता है। अब कभी कभी किसी वायल के अंदर बच भी जाता है, तो आज हर सेंटर के ऊपर कतार लगी है। तो मुंबई महानगर पालिका तो अगर जो वायल में एक आधा किसी का बच भी जाता है तो उसको बुला के दे देती है। आज माइनस में चल रही है, यानी वेस्टेज होने का सवाल नहीं होता, लेकिन कहीं पे वेस्टेज हो भी जाता है, हर राज्य में होता है। और कोई भी चीज़ अब इतने बड़े पैमाने में होती है, हर राज्य में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, लेकिन उसको किसी राज्य के ऊपर ब्लेम करना ये ठीक बात नहीं है। दिवाकर, जो असलम शेख कह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको नकार दिया है। देखिए, साफ तौर पर जब केंद्र सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि महाराष्ट्र में 6% वैक्सीन जो है वो बर्बाद हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने काउंटर अटैक करते हुए कहा था कि 0.22% जो वैक्सीन है वो महाराष्ट्र में सिर्फ बर्बाद हुई है और जो केंद्र आरोप लगा रहा है वो गलत है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं वहाँ जो मौजूद हूँ, पालघर जिले का ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या स्थिति है? ये सरकारी जो अस्पताल है, वानगांव क्षेत्र है पालघर जिले में, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन स्थिति क्या है मैं आपको बता देता हूं। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब वैक्सीनेशन शुरू होता है उसके पहले बड़ी संख्या में भीड़ वैक्सीन लेने के लिए लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वो आदिवासी इलाके हैं और वो लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि वैक्सीन लेने के 1 महीने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की है, लोकल प्रशासन की है, कि उन्हें किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से जागरूक किया जाए कि वो वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे। लेकिन एक बड़ा जो तबका है वो वैक्सीन लेने के लिए पहुंच ही नहीं रहा है, जो कि एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर कोविड में अगर लड़ना है तो वैक्सीन को आपको लेना ही जो बहुत जरूरी है। तो खास तौर पर आप स्थिति देख सकते हैं मेरे पीछे कार्यालय की, कि यहाँ पर सन्नाटा है, और आमतौर पर जब वैक्सीनेशन सेंटर पर आप देखते होंगे, चाहे मुंबई में देख लें या पालघर, बिल्कुल दिवाकर, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल हरियाणा ने भी वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को गलत बताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि उनके राज्य में वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत महज 2.5% है। डाटा आ गया 2 से 2.5% है। हम जो वेस्टेज है हमारी हरियाणा की, वो आंकड़े ठीक नहीं थे, काफी डाटा चढ़ा नहीं हुआ था, तो वो सारा ठीक कर लिया गया है और फाइनल बता दिया गया कि हमारी जो वेस्टेज है 2 से 2.5% है। प्रियंका, जो हरियाणा सरकार की तरफ से नकारा गया है कि आंकड़े सही नहीं है और कई राज्य कह रहे हैं कि आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी तो मुद्दा नहीं है, वैक्सीन की कमी, और जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर, तो ऐसे में सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार इस बात को उठाती आ रही है कि दिल्ली में स्टॉक ही नहीं बाकी है वैक्सीन का। अगर कल की अपडेट आपको बताएं
तो अब दिल्ली के पास 2,68,000 के लगभग कोविशील्ड का सिर्फ स्टॉक बाकी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 दिन का है। इसके अलावा कोवैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। वहीं पर बीजेपी का आरोप है कि जब समय था, जब राज्य जो थे टेंडर्स भेज रहे थे, एडवांस पेमेंट कर रहे थे, तब दिल्ली ने कोई कदम नहीं उठाया और अब राजनीति वैक्सीन के पूरे मुद्दे पर कर रही है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य अपने लेवल पर ग्लोबल टेंडर्स को कोशिश करें, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की गई। कोई भी कंपनी जो है वो डायरेक्ट डील नहीं करना चाह रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति जसप्रीत बनी हुई है वो ये है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन है ही नहीं। 45 साल के लोग, हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उनके लिए कोवैक्सीन खत्म हो गई है। केवल कोविशील्ड का स्टॉक है 2,68,000 के लगभग, जो केवल 12 दिन दिल्ली में वैक्सीन करवा पाएगा। ठीक है। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, भोपाल की अगर हम स्थिति की बात करें, क्योंकि जो वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा है वो काफी अहम है, वैक्सीन सुरक्षा कवच है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वैक्सीन की बर्बादी क्यों? जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उनको ज़रूरत के मुताबिक लगातार वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। सरकार ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन सब के लिए अपने ऑर्डर दिए हुए हैं और उसके बाद जैसे ही उनको आगे सप्लाई मिलेगी वो 18 से 44 साल में उसकी जो वैक्सीनेशन आगे लगातार चलता रहेगा। अभी भी जैसे मैं एक सेंटर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर रोज़ 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे भोपाल में ऐसे 23 सेंटर हैं, यानी भोपाल में एक दिन में 2300 वैक्सीन लगती है। जाहिर तौर पर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम कितने दिन चलेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है तो छत्तीसगढ़ में तो सीधे तौर पर सरकार कह चुकी है, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि उनके पास अब 18 से 44 के ग्रुप के लिए, इससे ऊपर 45 प्लस के लिए तो पर्याप्त वैक्सीन है, स्टॉक है और लगातार लग रही हैं। लेकिन जो 18 से 44 का ग्रुप है इसके लिए उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और जो ताज़ा आंकड़ा है आज का वो है 47,000 का, जसप्रीत, कि सिर्फ 47,000 उनके पास वैक्सीन बची है। राजधानी रायपुर में तो फिर भी काम चल रहा है, लेकिन जैसे बिलासपुर और आसपास के ऐसे कई ज़िले हैं जहां वैक्सीन पूरी तरह से 18 से 44 वाले एज ग्रुप के लिए खत्म हो चुकी है। ठीक है मनोज, वैक्सीन के बाद अब बात हम ब्लैक फंगस की दहशत की भी कर लेते हैं। ब्लैक फंगस की महामारी कैसे फैली, हजारों लोग इसका शिकार कैसे हो गए, इस पर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तमाम राय है। कोई कहता है स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ, कोई गंदगी या फिर डायबिटीज को इसकी वजह बता रहा है। लेकिन अब एक नई आशंका है, माना यह गया है कि यह बीमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली है। कुछ डॉक्टर ये मानते हैं कि कोरोना के समय इमरजेंसी में लोगों ने मेडिकल सिलेंडर की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। क्या वाकई ऐसा है, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9,000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉइड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है, ये पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ENT डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। मेडिकल राय जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुए ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility, because you see आपको ये समझना चाहिए that
ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोज़ल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रफ्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के BLK अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं और यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहाँ से मिला हर किसी ने इंतज़ाम करने की कोशिश की और इतना टाइम भी नहीं लगा, कुछ ने देखा भी नहीं कि इसको साफ़ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से। अगर वो पानी साफ़ नहीं होगा तो डेफिनेटली एक इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के 2 बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है। कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फ़र्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फ़र्क तो ये होता है मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है। अच्छा। और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब ये जो है नेक रिंग जो है ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ, ये वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर की है, और बाकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए वाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक, और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर होता है। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक वाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए भरे ऑक्सीजन ही जाता है, कोई और भी गैस भर दी जाती है? जैसे नहीं, वो अलग हर एक का अलग कोडिंग होती है, जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस फैला हो? डॉक्टर की टर्म्स है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था,
तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज़, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क और उसके खतरे की आशंका को एक बार फिर से समझते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में सफेद और काले रंग की कोडिंग होती है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर काले रंग का होता है। मेडिकल सिलेंडर में गैस की शुद्धता की जांच होती है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में जांच जरूरी नहीं है। मेडिकल सिलेंडर में आमतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर में कीटाणु होने, जंग लगने, पहले से फंगस मौजूद होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मेडिकल सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सिलेंडर में पानी के गंदे होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि ये भी सिर्फ जानकारों की एक थ्योरी है। ये शर्तिया तौर पर कहना कि ब्लैक फंगस फैलने की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल सिलेंडर ही है, फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की आशंका है, इसलिए सावधान रहने में कोई बुराई नहीं।